हाँ बच्चों, आज हम बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के अगले क्रम में देखेंगे किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध नवाब ने सैनिक कार्रवाई की। नवाब द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध की गई सैनिक कार्रवाई के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसके द्वारा बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का एक अगला चरण प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमने देखा कि नवाब और अंग्रेजों के मध्य विभिन्न कारणों से आपसी संबंध बिगड़ रहे थे और नवाब के प्रति अंग्रेज अशिष्टतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उसके आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और कलकत्ता की किलेबंदी भी उन्होंने नहीं रोकी थी। इसलिए उन्हें दंड देने के लिए 4 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप स्थित अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर उसके ऊपर अधिकार कर लिया और वहां नियुक्त सैनिक अधिकारी अंग्रेज सैनिक अधिकारी वाट्स ने आत्मसमर्पण कर लिया। इसके बाद 5 जून को नवाब ने लगभग 50,000 सेना के साथ कलकत्ता पर आक्रमण कर लिया। उस समय कलकत्ता में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी पहले गवर्नर डेक ने लड़ने का निश्चय किया, किंतु जब नवाब की सेना ने उनके किले दुर्ग फोर्ट विलियम को घेर लिया और अपनी पराजय की आशंका को देख करके अंग्रेज अधिकारी थे वह गवर्नर ड्रेक और बहुत सारे अंग्रेज फोर्ट विलियम को छोड़ करके हुगली नदी के द्वारा जहाज में सवार होकर के फुल्टा टापू चले गए और किले की रक्षा का भार हालवेल नामक एक अधिकारी अंग्रेज अधिकारी और थोड़े से अंग्रेज सैनिकों को सौंप दिया गया। हालवेल ने 2 दिन तक नवाब की सेना का सामना किया और उसके बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा तथा कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। इस क्रम में एक काल कोठरी की घटना का भी जिक्र किया जाता है, जिसके अनुसार हॉलवेल का यह कहना था कि 20 जून को जब फोर्ट विलियम का पतन हो गया तो नवाब के किसी अधिकारी ने रात्रि में किले में एक छोटी सी कोठरी थी, काल कोठरी, जो लगभग 18 फीट लंबी 15 फीट चौड़ी थी। उसमें उन्होंने लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और जब सवेरे इस कोठरी को खोला गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे और 123 व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बारे में विभिन्न मत रखते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस इतनी छोटी सी जगह में इतने अंग्रेज सैनिकों को बंद रखना संभव नहीं होता है। साथ ही इसका उल्लेख केवल हॉलवेल ने किया, अन्य अंग्रेज इतिहासकार और अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। यह भी माना जाता है कि उस समय फोर्ट विलियम में इतने अधिक अंग्रेज सैनिक नहीं थे और यदि यह घटना हुई तो इसमें नवाब का कोई दोष नहीं था, उसका इस घटना के लिए कोई आदेश भी नहीं दिया गया था। और साथ ही बाद में जब अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की उस समय भी यदि ये घटना हुई होती तो क्षतिपूर्ति की जो मांग की गई थी उसमें भी इस घटना में मारे गए सैनिकों के परिवार को क्षतिपूर्ति देने की कोई मांग नहीं की गई थी। इसलिए यह शायद अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल द्वारा नवाब के विरुद्ध की गई एक कार्रवाई और उत्तेजना फैलाने की कार्रवाई भी मानी जा सकती है। अलीनगर की संधि, जैसा कि हमने देखा कि बंगाल में कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और जब इसकी सूचना मद्रास में अंग्रेजों के पास पहुंची तो उन्होंने फिर से कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए तुरंत इस हेतु प्रयास किया। उन्होंने जल मार्ग से वाटसन के नेतृत्व में और स्थल मार्ग से क्लाइव के नेतृत्व में 2 अंग्रेजी सेनाएं
तुरंत कलकत्ता की ओर रवाना कर दी। इस समय कलकत्ता में पहुंचने पर अंग्रेज अधिकारी क्लाइव, जिसको उन्होंने बहुत सारे अधिकार भी दे रखे थे, उसने षड्यंत्र किया और नवाब के कर्मचारी माणिकचंद और अन्य जो थे अधिकारी, उनको उसने अपनी ओर मिला लिया और साथ में नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। और जब नवाब ने कलकत्ता पर पुनः सैनिक कार्रवाई के लिए सेना भेजी तो उस समय नवाब की अधिक सेना ने, जो इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने माणिकचंद को नियुक्त कर रखा था, उसने वहाँ पर केवल मात्र अंग्रेजी सेना के विरोध का कार्रवाई करने का दिखावा किया और नवाब के सेना एक छोटे से युद्ध में ही हार गई थी और उसके बाद पुनः कलकत्ता के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस क्रम में यह भी कहा जाता है कि नवाब ने तुरंत ही पुनः अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया था और वह कलकत्ता की ओर भी गया था, लेकिन कहा जाता है कि तो क्लाइव ने अचानक नवाब के सेना पर आक्रमण किया, जिससे उसे काफ़ी नुकसान हुआ था और इसलिए बाद में वह तुरंत संधि के लिए तैयार हो गया। यह एक विचारणीय प्रश्न भी है कि किस कारण से नवाब इतने जल्दी से बिना कोई विशेष प्रतिरोध के अंग्रेजों से संधि के लिए तैयार हो गया। यह कहा जाता है कि इन दिनों में अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसने मुगल सम्राट को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया था, और उससे यह अफवाह फैल रही थी कि वह जो अभी दिल्ली में था वह रुहेलों के साथ लेकर के, और रुहेल सरदार भी उसे अपने साथ लेकर के बंगाल पर आक्रमण कर सकते हैं। नवाब को यह भी जानकारी मिल गई थी, उसके बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेजों से मिले हुए हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत संधि के लिए तैयार हो गया। यह भी माना जाता है कि क्लाइव को यह भी आशंका थी कि यूरोप में 70 वर्षीय युद्ध छिड़ रहा है और यदि इस समय नवाब के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है नवाब फ्रांसीसियों की ओर उसका झुकाव हो, इसलिए उसने भी तुरंत संधि के लिए सहमति दी। और दोनों पक्षों के बीच में जो ये संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को, इसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। इस संधि के द्वारा तय किया गया कि पूर्व में मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं दी गई थी और जो विशेषाधिकार दिए गए थे, उन विशेषाधिकार को नवाब ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, कंपनी का पूर्व की भांति बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुगल सम्राट द्वारा करमुक्त व्यापार के अधिकार, विशेषाधिकार देने के क्रम में जो दस्तक यानी फ्री पास जारी किया जाता था, उसके प्रयोग करने का अधिकार कंपनी का रहेगा। यह भी नवाब ने स्वीकार कर लिया। नवाब ने अंग्रेजों की छीनी गई जो संपत्ति थी, जो उसने अंग्रेज कंपनी और कर्मचारियों से जो छीनी गई थी, वह संपत्ति पुनः लौटाने और साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में भी धन देने का वचन दिया। अंग्रेज कंपनी को कलकत्ता की किलेबंदी करने की पुनः छूट प्रदान कर दी गई थी और कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने के भी अधिकार होगा, यह भी नवाब ने स्वीकार किया। इन सुविधाओं के बदले में कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। धन्यवाद।